दोस्तों नमस्कार। पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले क्लास में हम लोग पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का क्लास नंबर 11 तक यानी फ्रैंकिंग मशीन तक पढ़ चुके हैं। आप उस वीडियो को देखिए, ना समझ में आए उसको बार बार देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमको किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आपका कन्फ्यूजन क्लियर किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है जितने बच्चे, जितने हमारे मित्र भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब को उनके सफलता तक पहुंचाना। अब इसमें अलग बात है कि मेहनत तो है, मेहनत हमको भी करना है, मेहनत आपको भी करना है। हो सकता है आपसे ज़्यादा हमको मेहनत पड़े, क्योंकि वीडियो को बनाना, क्लास को जारी रखना एक छोटी बात नहीं है। इसलिए अपने मेहनत को और हमारे मेहनत को भी गौर करते हुए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, दमसम से तैयारी करिए। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका सिलेक्शन होना चाहिए, तभी हमारी मेहनत रंग लाएगी। तो इस दौर में चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैंकिंग मशीन के आगे वाला जो क्लास है, क्लास 11 के बाद क्लास 12, ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का ही भाग है। क्लास नंबर 12 में क्या बोला गया है? प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, नगद में डाक का पूर्व भुगतान। नगद में डाक का पूर्व भुगतान कैसे होता है? देखिए, ऐसा केवल कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट ऑफिस में ही होता है। ऐसा प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश केवल आप कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट ऑफिस में ही ये सुविधा उपलब्ध है। इन पोस्ट ऑफिस को हेड ऑफ सर्किल द्वारा अथराइज किया जाता है। इन पोस्ट ऑफिस को हेड ऑफ सर्किल के द्वारा अथराइज किया जाता है, ये पूछा जाता है। तो ये प्रश्न बनता है सवाल में, इस तरह से पेपर में सवाल बनते हैं। फिर इसके बाद ये केवल उन फर्म्स या पर्सन के लिए होता है जो वेरी लार्ज नंबर में अनरजिस्टर्ड पैकेट्स पोस्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोस्ट करते हैं, उनको ये सुविधा दी जाती है कि प्री पेमेंट पोस्टेज का प्री पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? बिग सिटीज़ में मिनिमम 500 बुक पैकेट, अनरजिस्टर्ड पैकेट्स पोस्ट किए जाने चाहिए। स्मॉल सिटी में कम से कम 250 यानी 250 अनरजिस्टर्ड पैकेट्स पोस्ट किए जाने चाहिए। ये डाटा भी पूछता है पेपर में। यदि नकद में कम से कम 50 आर्टिकल बुक करते हैं तो कुछ पोस्ट ऑफिस में प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश की सुविधा उपलब्ध है। किस किस पोस्ट ऑफिस में, उसको समझ लीजिए। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, दिल्ली। यहाँ पे यदि आप 50 आर्टिकल से ज़्यादा एक बार में भेजते हैं, डाक भेजते हैं अनरजिस्टर्ड पैकेट, तो आपको प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज की सुविधा मिल जाएगी, है ना। अब यहाँ पे एक और बात कही गई है, कुछ गेस्टेड और HSG यानी होता है हायर सिलेक्शन ग्रेड। हमारा ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का उद्देश्य है कि आज आप इससे कभी कभी पेपर में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म जब लिखे रहेंगे तो आप उन चीज़ों को समझेंगे। HSG मतलब होता है हायर सिलेक्शन ग्रेड। तो कुछ गेस्टेड और HSG पोस्ट ऑफिसेस में भी प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश के माध्यम से किया जा सकता है, परंतु इसके लिए कुछ शर्तें रहती हैं। वो शर्तें कौन कौन सी हैं? वो टू फर्म एंड कंपनी, वो किसी फर्म या कंपनी का होना चाहिए। मिनिमम 500 आर्टिकल बुक किया जाना चाहिए। लेटर, ILC, पोस्ट कार्ड, PC का मतलब पोस्ट कार्ड, अनरजिस्टर्ड पार्सल ये हो सकता है। PC का मतलब आप प्रियंका चोपड़ा ना समझ लीजिएगा। प्रियंका चोपड़ा अब विदेश चली गई हैं, तो उनको भूल जाइए और यहाँ पे पोस्ट कार्ड को ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ें हो गई हमारा क्लास नंबर 12 में प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, नकद में डाक का पूर्व भुगतान। अब इसके बाद आइए चर्चा करते हैं क्लास नंबर 13 की, स्पॉइल्ड
या डिफेस्ड स्टैम्प्स, कटा फटा डाक टिकट। अब कटे फटे डाक टिकट से क्या भाई दिक्कत है, अब इसको इसमें समझेंगे। ऐसे डाक टिकट जो कटा फटा, ओब्लिटरेटेड या विदृष्ट इसको बोलते हैं, डिफेस्ड या बिगड़ा, टर्न या मुड़ा हुआ, प्रिंट में कोई एरर है, सेपरेटेड या दोबारा यूज्ड किया जा रहा है, तो इसके तहत डाक टिकट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कोई ऐसा डाक टिकट है जिसको आप कहीं पर यूज कर चुके हैं, आप उसको पा गए, सील लगी है, कुछ लगी है, तो आप उसको भी यूज किए जा रहे हैं। कटे फटे डाक टिकट का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डिफेस्ड है जो बिगड़ा हुआ है उसको किए जा रहे हैं, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, गलत बात है, इसको इस्तेमाल दोबारा यूज नहीं करना है। ऐसा करने पर आईपीसी इंडियन पैनल कोड के तहत जेल का भी प्रावधान है। डाक विभाग द्वारा यह नियम बनाया गया है कि ऐसा यदि करते पाया जाता है, आप ऐसा अगर करते हैं तो आपको जेल भी हो सकता है। डाकघर द्वारा प्रदान किए गए रजिस्टर्ड लिफाफे का उपयोग अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के प्रसारण के लिए नहीं किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डाकघर द्वारा प्रदान किए गए रजिस्टर्ड आर्टिकल का उपयोग आप अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के प्रसारण के लिए नहीं करना है, यह पूछा जाता है यहां से। अब हम लोग बढ़ते हैं क्लास नंबर 14 की तरफ। फैसिटियस स्टैम्प्स या नकली या काल्पनिक टिकट, नकली या काल्पनिक टिकट भी आजकल चलते हैं, उसको भी लोग बार यूज कर देते हैं। ऐसा करना पूरी तरह से वर्जित है। सबसे पहले तो इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें भी आईपीसी सेक्शन 263 के तहत 263A 263A के तहत ऐसा करना दंडनीय अपराध है, या इसके लिए दंड है। तो ये कौन सा सेक्शन है, कटे फटे नोट स्टैम्प्स का यूज करना 263A के तहत सेक्शन नंबर, ये सेक्शन नंबर पूछा जाता है। कुछ दार्शनिक प्रकाशन में चित्रण प्रयोजनों के लिए अनुमति रहती है, वो भी केवल ब्लैक कलर में। कई जगह पे जैसे मान लीजिए उस चीज़ का प्रचार करना हो, दार्शनिक प्रकाशन में यूज करना हो, तो आप यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए भी देखिए ब्लैक कलर का ही स्टैम्प्स यूज करना है, दिखाने के लिए, कलरफुल में नहीं कर सकते हैं। अब हमारा आता है जनरल रूल्स एज टू पोस्टिंग। पोस्टिंग के सामान्य नियम कौन कौन से हैं। पोस्टिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लास नंबर 15 पैकिंग। पैकिंग के बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्रत्येक लेटर, पैकेट या पार्सल में कम से कम 2 डेट ऑफ स्टैम्प्स लगे होने चाहिए। कितने डेट ऑफ स्टैम्प्स लगे होने चाहिए, 2 डाकघर के। कौन कौन से, सबसे पहला तो बुकिंग डाकघर जहां से आप पोस्ट कर रहे हैं, दूसरा डेस्टिनेशन डाकघर का नाम जहां के लिए पोस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। कितने पोस्ट ऑफिस का, कौन कौन से तो नहीं पूछा है कि कौन कौन से पोस्ट ऑफिस का, कितने पोस्ट ऑफिस का ये पूछा जाता है कि 2 पोस्ट ऑफिस का डेट स्टैंप लगा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कवर के साथ पैकिंग होना चाहिए। पैकिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग कवर में करना है। ग्लास आइटम के लिए डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ग्लास आइटम आप भेजते हैं, टूट गया, कुछ हो गया, फूट गया, तो उसकी जिम्मेदारी डाक विभाग की नहीं होती है। वैक्स क्लॉथ या इसको मोम का टुकड़ा बोलते हैं, इसको पैक करते समय अंदर की तरफ रखा जाता है। देखिए जो कपड़े का वैक्स क्लॉथ, मोम का कपड़ा जो होता है, उसको पैक करते समय ऊपर से क्या करते हैं, अंदर की तरफ उसको रखते हैं, अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है। फिर पेपर या कागज के टुकड़े का इस्तेमाल बाहर की तरफ स्टैंप को चिपकाने के लिए किया जाता है। अब जैसे हमें स्टैंपिंग करना है तो कागज का टुकड़ा या पेपर बाहर की तरफ आप लगाएंगे ना, क्लॉथ में तो बनेगा नहीं, वैक्स क्लॉथ में, इसीलिए बाहर की तरफ कागज के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी शार्प एज या नुकीले या फिर तेज धार वाली वस्तु को पैकिंग के अंदर नहीं रखना है। किसी भी धार वाली चीज को कुछ ऐसा लगे कि जो विभाग के लिए हार्मफुल है, तो उसको उसके अंदर नहीं रखना है। ये हो गया। अब आते हैं पैकिंग, क्लास नंबर 15 में पैकिंग, क्लास नंबर 16 में सीलिंग। अनरजिस्टर्ड लेटर पैकेट के बाहर किसी तरह के सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सीलिंग वैक्स वही मुहर लगाने का जो मोम है, उसको अनरजिस्टर्ड लेटर पैकेट के बाहर नहीं इस्तेमाल करना है।
यदि सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल कर भी लिया जाता है तो उस समय टिश्यू का इस्तेमाल जरूरी होता है, उस समय पेपर बाहर लगाना जरूरी होता है, खास तौर पर इंटरनेशनल आर्टिकल्स के लिए, अंतरराष्ट्रीय डाक के लिए। मान लीजिए सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल कर लिए, नहीं पता था तो कर लिए, तो उसके ऊपर क्या करना है, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है, वहीं पे सब कुछ आप लिख सकते हैं। अब आता है क्लास नंबर 17 या रूल नंबर 17। इसमें पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ इम्पोर्टेंट क्लास है जहां से ज़्यादातर सवाल बनते हैं, उसको ज़्यादा फोकस करिएगा। पर ऐसा भी नहीं है कि जहां से सवाल कम बनते हैं वहां से नहीं आएंगे, कभी कभार वहां से भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। वही एक सवाल आपको पीछे ले जाएगा, वही एक सवाल आपको आगे ले जाएगा। सिलेक्शन से दूर जाना है कि सिलेक्शन के पास जाना है, यह आपको निर्णय करना है। एक बार मेहनत करिए, विभागीय प्रमोशन लीजिए। जो विभाग में अभी नहीं है, कम से कम MTS में पहुंचिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं। आप जब जाएंगे वहां पे काम करेंगे तो सब समझ में आने लगेगा। तो क्लास नंबर 17 में क्या बात किया गया है, पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स में क्या क्या हम भेज सकते हैं, कॉइन्स हो गया, बुलियन हो गया, प्रीसियस स्टोन्स यानी महंगे स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड या सिल्वर, करेंसी, बैंक नोट्स। इसमें जो कॉइन्स, बुलियन और प्रीसियस स्टोन्स हो गया, इसके बाद ज्वेलरी, गोल्ड या सिल्वर, यह सब चीज़ें देखिए महिलाओं को ज़्यादा पता होता है, फीमेल कैंडिडेट का ये पार्ट है। ज्वेलरी के बारे में अच्छे तरह से जानती हैं, गोल्ड सिल्वर के बारे में जानती हैं और करेंसी के भी जानती हैं, करेंसी के बारे में भी उनको नॉलेज ज़्यादा रहता है। तो पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स में इतनी चीज़ें हम भेज सकते हैं, है ना, इसको याद कर लीजिएगा। इन्हें केवल इनलैंड पोस्ट से भेजा जा सकता है और वो भी फुली इंश्योर्ड होना चाहिए। अब इंश्योर्ड कैसे होगा, इंश्योरेंस कैसे होगा, ये इसी पोस्ट ऑफिस गाइड में ही आगे जब हम क्लास आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा। तो पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स में ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़िए, लेटर बॉक्स। क्लास नंबर 18 में बताया गया है लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में निम्न चीज़ें भेजी जा सकती हैं। कौन कौन सी चीज़ें भेज सकते हैं लेटर बॉक्स में? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग लेटर बॉक्स ही ना देखे हों। लेटर बॉक्स अभी तो फिलहाल हर पोस्ट ऑफिस में बाहर लगा होता है। हो सकता है कि कुछ दिन ऐसा भी आ जाए कि जब लेटर बॉक्स का इस्तेमाल ना हो या कम हो, तो होता है ना। तो लेटर बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें भेजी जा सकती हैं उसको देखिए थोड़ा सा। लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, ILC। ILC का मतलब होता है मित्रों इनलैंड लेटर कार्ड, पैकेट्स। ये चीज़ें हम लेटर बॉक्स में भेज सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि लेटर बॉक्स में क्या क्या भेज सकते हैं या लेटर बॉक्स में क्या नहीं भेज सकते हैं, तो ये 4 चीज़ें याद रखना। लेटर बॉक्स में दूसरी चीज़ फुली प्रीपेड आर्टिकल्स ही भेजी जानी चाहिए, जिसका पेमेंट पहले से हो चुका हो। पेमेंट बकाया है तो उसके फिर अलग प्रावधान है। पोस्टेज या लेट फी का पेमेंट कंप्लीट होना चाहिए, किसी तरह का पेमेंट बकाया नहीं होना चाहिए। लेटर बॉक्स में फ्रैंक्ड आर्टिकल्स को पोस्ट करना अलाउ नहीं है। फ्रैंकिंग मशीन पढ़ चुके हैं क्लास नंबर 11 में, वही बात बोल रहा है कि फ्रैंक्ड आर्टिकल जो है उसको लेटर बॉक्स में नहीं डालना है। अब क्लास नंबर 19, पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स। पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स। स्पेशल लेटर बॉक्स की पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होती है? फॉर लेटर्स ओनली। जब बात आएगी फॉर लेटर्स ओनली तो यहाँ पे केवल लेटर्स और पोस्ट कार्ड ही आएंगे फॉर लेटर्स में। एयर मेल QMS सर्विसेज, क्विक मेल सर्विसेज, एयर मेल में, ये 2 जगह पे हम पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स में इनकी पोस्टिंग हम कर सकते हैं। QMS में क्या होता है कि आपको नेम ऑफ पोस्ट टाउन या पिन कोड दोनों चीज़ें जरूरी होती हैं। QMS के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे आगे चल के, थोड़ा हल्का फुल्का जानकारी इसके बारे में रख लीजिए। तो यहाँ पे चर्चा जो हुई है कि स्पेशल लेटर बॉक्स में हम 2 चीज़ें भेज सकते हैं, फॉर लेटर्स में लेटर एंड पोस्ट कार्ड और एयर मेल QMS में, ठीक है।
ये दो तरह के डाक स्पेशल लेटर बॉक्स में डाले जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई डाक स्पेशल लेटर बॉक्स में पाया जाता है तो उसे डिटेंशन या निगरानी या फिर जांच के दायरे में रखा जा सकता है। इसलिए इन दो चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ स्पेशल लेटर बॉक्स में नहीं डालना है। क्लास नंबर 20 में आइए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल्स एंड अदर आर्टिकल्स इन बल्क। थोक में आधिकारिक और अन्य पत्रों की प्रस्तुति। आधिकारिक और अन्य पत्रों की प्रस्तुति। ये जो हिंदी वर्ड्स है आपका ना, तो आप दोनों लैंग्वेज में देखिएगा, जिसके जो समझ में आएगा उस लैंग्वेज को प्रिफर कर लीजिएगा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल्स एंड अदर आर्टिकल्स इन बल्क, तो इसमें क्या होता है कि ऐसा केवल बाई हैंड खिड़की पर या फिर पोस्ट ऑफिस वैन में किया जा सकता है। बाई हैंड का मतलब होता है कि विंडो काउंटर पे जाके आप इसको पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस वैन में भी कर सकते हैं, परंतु इसको आप लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं। इन आर्टिकल्स पर पोस्ट ऑफिस से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल्स फुली प्रीपेड होने चाहिए। बार बार वही चीज़ें आ रही हैं कि आर्टिकल फुली प्रीपेड होनी चाहिए। इसका मतलब पहले से उस आर्टिकल का भुगतान जो डाक शुल्क है वो जमा होना चाहिए। आर्टिकल्स क्लास नंबर 21 में आएंगे तो आर्टिकल्स रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। किस आर्टिकल्स को हमें इस स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका रजिस्टर्ड लेटर हो गया, वीपी वैल्यू पेबल आर्टिकल हो गया, इंश्योर्ड आर्टिकल्स हो गया, इसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं या स्पेशल ट्रीटमेंट में रखा जाता है। तीन ही चीज़ें हैं, याद रखिएगा, आते हैं सवाल यहाँ से बनते हैं। इन्हें पोस्ट ऑफिस काउंटर में काउंटर बंद होने के 30 मिनट पहले देना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस के काउंटर में सबसे पहले तो देना है और पोस्ट ऑफिस बंद होने के प्रयास करिए कि 30 महीने पहले ही आप उसको पोस्ट कर दीजिए। आर्टिकल के टॉप साइड पे या ऊपर लिखा होना चाहिए आर्टिकल रजिस्टर्ड है कि वीपी आर्टिकल है कि इंश्योर्ड आर्टिकल है। जो भी आप भेज रहे हो तो वहाँ पे लिखा होना चाहिए। एयरमेल आर्टिकल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट में भेजने से पहले डिफेस्ड किया जाएगा, वो भी सेंडर के सामने। एयरमेल आर्टिकल्स को अगर हम स्पेशल ट्रीटमेंट में डाल रहे हैं तो उसको डिफेस्ड किया जाएगा, मतलब सेंडर के सामने उसको दिखाया जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ये सब विभाग के देखिए नियम हैं, उन नियम को पालन करना चाहिए और उसी नियम को पढ़ेंगे, वही नियम पेपर में आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। क्लास नंबर 22 में डिजायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली, शीघ्रता से डाक को भेजना। पोस्ट एट डे टाइम्स, यदि आप चाहते हैं कि आपका डाक उसी दिन चला जाए, उसी दिन यहाँ से रवानगी ले ले, तो पोस्ट एट डे टाइम्स, टाइम का ध्यान रखते हुए पोस्ट कीजिए। इवनिंग में भेजने पर आर्टिकल को डिटेंशन में रखा जा सकता है, जिससे आर्टिकल डिले भी हो सकता है। यदि मान लीजिए कहीं पर, ये तो हेड ऑफिस की बात हो गई, अगर मान लीजिए सब ऑफिस है, कहीं पर यदि सुविधा उपलब्ध नहीं है तो प्रयास करिए कि डाक आप जल्द से जल्द पोस्ट कर दें, शाम तक के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास नंबर 23 में हम बात करेंगे मैनर ऑफ अफेक्सिंग स्टैम्प्स। स्टैम्प्स को कैसे चिपकाना है या स्टैम्प को कहाँ पे लगाना है। स्टैम्प्स को हमेशा राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका लिफाफा, क्या हो गया, एनवेलप। अब पत्र में स्टैम्प्स की बात कर रहा है तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर कौन सा हो गया, राइट हैंड हो गया इधर, लेफ्ट हैंड हो गया इधर। तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर में यानी यहां कहीं चिपकाने की बात कर रहा है, यहां पे स्टैंपिंग करना चाहिए। स्टैम्प को आर्टिकल्स के ऊपर ही लगाना चाहिए, इसके लिए अलग से लेबल का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये आपका डाक हो गया। यदि आप सोचते होंगे आर्टिकल के ऊपर हम ना चिपका कर पीछे साइड में एक लेबल लगा देते हैं और उसमें स्टैंपिंग कर दें, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लास नंबर 24 में बताया गया है नॉन पोस्टल स्टैम्प्स, गैर डाक टिकट, चैरिटी टिकट, लेबल या मोहर। स्टैम्प, सील, मार्क्स, लेबल इत्यादि को
पोस्टेज हमेशा राइट हैंड टॉप कॉर्नर की तरफ नहीं लगाना चाहिए। नॉन पोस्टल स्टैम्प्स, गैर डाक टिकट चैरिटी वाले, इनको उधर साइड आप नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा वो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नॉन पोस्टल स्टैम्प्स की बात कर रहा है। गैर डाक टिकट, लेवल मोहर, ये सब वहां पे नहीं लगाना चाहिए राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे। क्लास नंबर 25 पे आइए। यूज ऑफ मिनिमम स्टैम्प्स, डाक टिकटों का न्यूनतम संख्या में उपयोग। इसको इस्तेमाल करने से क्या फायदा होगा, हमारा क्या होगा, इस चीज को जानते हैं। इसमें क्या होता है, जब कम से कम डाक टिकट का आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे लार्ज स्पेस लगेगा। सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस स्टाफ का काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम छोटे छोटे, ये हमारा डाक हो गया, अब हमको स्टैम्प चिपकाना है तो आप यहाँ से यहाँ तक में पूरा 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के आप चिपका दिए बहुत सारे, तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्पेस भी देखिए ये लग रहा है। स्पेस के साथ साथ आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, पोस्ट ऑफिस का काम बढ़ गया। जितने भी डाक हैं उनके ऊपर स्टैंपिंग करना पड़ेगा, सीलिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टिकट के कम से कम संख्या में टिकट का ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का इस्तेमाल करना है, कम अमाउंट के डाक टिकट का इस्तेमाल कम करना है। अब आइए चर्चा करते हैं मेथड ऑफ एड्रेस पर, कि एड्रेस हमको कैसे लिखना है। पार्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड, सुसज्जित किए जाने वाले विवरण, क्लास नंबर 26। करेक्ट पता लिखने के फायदे, फास्ट डिलीवरी होगी, नो इंक्वायरी, कोई पूछताछ नहीं होगी, इजी ट्रांसमिशन होगा, आसानी से भेजा जा सकता है। जब भी पोस्ट टाउन का इस्तेमाल किया जाए तो इसका पता ब्लॉक लेटर या कैपिटल में लिखें। पोस्ट टाउन का जब इस्तेमाल करेंगे QMS में भी, वहाँ पर भी ब्लॉक लेटर्स का या कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है, तथा इसको अंडरलाइन जरूर कर दें। पोस्ट टाउन का इस्तेमाल करिएगा तो ब्लॉक लेटर में सबसे पहले लिखना है और उसको नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। मान लीजिए अगर शहरी डाक है, टाउन या शहरी डाक है, शहरी पते वाले में हमको भेजना है, तो पते का प्रोफार्मा क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए सबसे पहले तो डाक पाने वाले का नाम, फिर व्यवसाय, यदि पाने वाले का कोई व्यवसाय या प्रोफेशन हो, उसका मकान नंबर, गली या सड़क जो भी हो, इलाका या मोहल्ला का नाम, लोकेलिटी यदि कोई हो तो, पोस्ट बॉक्स नंबर, डाकघर का नाम प्लस पिन कोड, जिला और राज्य का नाम, मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से। ये चीज़ें हो गई शहर में जो रहते हैं उनको, यदि कोई डाक भेज रहे हैं तो ये चीज़ें जानकारी में एड्रेस में हमको लिखना है, प्राप्तकर्ता के एड्रेस में। रूरल में क्या होता है, ग्रामीण एरिया में अगर डाक भेज रहे हैं, पाने वाले का नाम होना चाहिए, पिता या पति का नाम होना चाहिए, व्यवसाय यदि कोई हो, मकान नंबर, गली या कस्बे का नाम यदि कोई हो तो उसको भी लिख दीजिए, गांव और थाना, विलेज एंड थाना, वितरण डाकघर का नाम, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस का नाम प्लस पिन यदि हो तो, तालुका या तहसील का नाम, फिर जिला प्लस राज्य का नाम। यदि मान लीजिए आपके पास पिन कोड नहीं है, आप पिन कोड नहीं जानते, आज के टाइम में तो सभी गूगल से पिन कोड देख सकते हैं, फिर भी यदि आप पिन कोड निकालने में सक्षम नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो जिला और राज्य का नाम फिर उस कंडीशन में जरूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। फॉरेन आर्टिकल, विदेशी डाक में क्या क्या होना चाहिए। विदेशी डाक में हम सबसे पहले तो रोमन लेटर्स और अरबिक फिगर्स में एड्रेस को लिखते हैं। रोमन लेटर्स और अरबिक फिगर्स में ही एड्रेस को लिखा जाना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा लिफाफा के नमूने को समझ लीजिए। एनवेलप के नमूना जो है ये आपका हो गया लिफाफा, यहाँ पे स्पेस फॉर स्टैंपिंग के लिए हो गया। अब पैरेलल टू कॉर्नर पे यहाँ पे पाने वाले का पता, और ये लेफ्ट साइड में इधर कोने पे लेफ्ट
लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर पे सेंडर का एड्रेस लिखना है। यहाँ पे इन दोनों के बीच पे स्टैंपिंग का जो स्पेस है और पाने वाले का जो पता है, उन दोनों के बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। तो ये हो गया आपका लिफाफा का पैटर्न, कैसे हमको एड्रेस लिखना है अपना, भेजने वाले का, पाने वाले का और स्टैंपिंग का कहाँ पे स्थान है। नोट में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। कंसेशनल रेट रियायती दर, बुक पोस्ट और ब्लेंड लिटरेचर पैकेट, इन दोनों पर कंसेशनल रेट भी चलते हैं। आगे क्लास में हम इसको विधिवत पढ़ेंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जहाँ पे हमको छूट मिलती है। एक चीज़ और है, परंतु इसके टॉप में हमें सबसे पहले बुक पोस्ट या ब्लेंड लिटरेचर लिखना पड़ेगा कि हम क्या भेज रहे हैं। ब्लेंड लिटरेचर पैकेट, इसका मतलब होता है अंध साहित्य पैकेट, है ना। अंध साहित्य की जो हमारे ब्लाइंड भाई बहन हैं, उनको अगर हम किताबें भेजते हैं तो उनके लिए है। तो ये हो गया हमारा क्लास नंबर 26। अब हम बात करेंगे क्लास नंबर 27 की। मेल्स फॉर आर्मी एंड एयर फोर्स, थल सेना और हवाई सेना में काम करने वाले रक्षा सेवा के कर्मचारियों को डाक हम कैसे भेजेंगे। इसमें निम्न ब्यौरे दिए जाने चाहिए। क्या क्या दिए जाना चाहिए? सबसे पहले तो नंबर पता होना चाहिए, रैंक, किस रैंक के हैं, उनका नाम, उनकी इकाई, यूनिट या उनका पिन। पिन में क्या आएगा? KRF में 2 चीज़ें होती हैं, इसको हम पहले भी थोड़ा सा बता चुके हैं आर्मी पोस्ट ऑफिस APS के बारे में। तो एक होता है 56 APO, दूसरा होता है 99 APO। 56 APO को जब पिन है वो पड़ा क्यों? देखिए 900056 और 99 APO का 900099। तो 56 का जो कार्यालय है वो जाएगा किसके नाम से? दिल्ली के नाम से। 99 APO का कार्यालय कलकत्ता के नाम से जाएगा। तो ये हो गया हमारा मेल फॉर आर्मी एंड एयर फोर्स के लिए। इसको ध्यान में रखिएगा, यही 2 चीज़ें पूछता है। इसमें पोस्ट टाउन डाकघर का नाम नहीं लिखा जाता है। पोस्ट टाउन का लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी के नाम से 56 APO आप लिख देंगे तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। 99 APO डाल देंगे, वहां से भी पहुंच जाएगा। अब आगे चर्चा करते हैं क्लास नंबर 28 की। तो मेल्स फॉर नेवी, जो नौसैनिक जहाज में जो काम करते हैं उनको हम डाक कैसे भेजेंगे? उनको भी तो डाक भेजा जाना चाहिए। भारतीय नौसेना के जहाज़ों में काम करने वाले नौसैनिक के कर्मचारियों की डाक, इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उनके बारे में जानकारी होना चाहिए? सबसे पहले तो उनका नाम, उनका रैंक कौन सा है, उनके शिप का नाम कौन सा है, और इनको भेजते समय केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजना है। कहाँ पे भेजना है? केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, इस पते पे ये सब डिटेल्स डालकर आप भेज देंगे तो पहुंच जाएगा। क्लास नंबर 29 पे आते हैं। आर्टिकल्स बेयरिंग इनडेफिनिट एड्रेस, अनिश्चित पता वाले पत्र जिनका कोई पता ही नहीं है। देखिए उसको क्या करेंगे। निम्न अपूर्ण पते की डिलीवरी नहीं होगी। किसकी किसकी? फैक्टियस नेम, नो सरनेम, नो केयर ऑफ, इनकी डिलीवरी नहीं होगी। तो फिर क्या करेंगे? डिलीवरी नहीं होगी तो इस तरह के डाक को पोस्ट स्टैंटे में रखकर केयर ऑफ पोस्ट मास्टर के यहाँ भी भेजा जा सकता है, या केयर ऑफ पोस्ट मास्टर के यहाँ भेज दिया जाएगा। इनकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी, RTS हो जाएगा। 2 ही चीज़ें होती हैं। यदि मान लीजिए सेंडर का पता दिया है तो RTS हो जाएगा, यदि उसका पता नहीं दिया है तो फिर पोस्ट मास्टर के यहाँ से जो भी निर्णय होगा उसको कर दिया जाएगा। ज़्यादातर RLO में ही चले जाते हैं, जिनमें सेंडर का नाम नहीं होता, उनके बारे में डिटेल नहीं होता, तो RLO चले जाते हैं। क्लास नंबर 30, एडिशंस ऑफ सेंडर्स नेम, प्रेषक का पता लिखना। प्रेषक का पता कैसे लिखेंगे? सेंडर का नाम, एड्रेस और पिन कोड, ये चीज़ें होना चाहिए। भेजने वाले का इतना चीज़ हमें कम से कम मालूम होना चाहिए। वो भेज रहा है तो वो अपना नाम, एड्रेस और पिन कोड लिखना ज़रूरी है।
यदि फ़ोटो भेजना हो तो नाम प्लस एड्रेस के पीछे फ़ोटो के पीछे आप नाम और एड्रेस लिखिएगा, तभी आप फ़ोटो सेंड करिएगा। भेज सकते हैं पर इतना ज़रूरी है करना। सेंडर्स का पता एड्रेस हमेशा लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर में लिखा जाता है। कहाँ पे लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर पे। ये आपका डाक हो गया, मतलब यहाँ पे लिखना है। ये भी चीज़ पूछा जाता है। क्लास नंबर 31 में दिया गया है अब्रॉड टू इंडियंस। देश के बाहर से यदि कोई डाक आता है तो उसमें भारत के स्टेट या राज्य का जिक्र होना जरूरी है। कम से कम राज्य का नाम लिखा रहेगा तो उसको खोजने में आसानी होगी, इसीलिए वो बोल रहा है कि राज्य का नाम होना जरूरी है। ये रहा आपका क्लास नंबर 12 से 31 का वीडियो। क्लास नंबर 12 से 31 का वीडियो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का ही है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए और चीज़ों को कंफर्म करिए। आपको जब तक कंफ्यूजन आपका दूर नहीं होगा तब तक आप सिलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। तो अच्छे से देखिए, खुद का नोट्स जरूर बनाइएगा। आप खुद का नोट्स बनाएंगे तो हमारा वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दो बार में ही अच्छे से समझ जाएंगे और वही नोट्स आपका आगे आने वाले टाइम में या एग्ज़ाम टाइम जब नज़दीक आ जाएगा तो उसी को आप गहराई से पढ़िएगा। एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ बचा ही नहीं रहेगा कि आपसे ना बने। फिर आपको ये सब चीज़ें बहुत हल्की लगने लगेगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।